हम्म। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स। आज हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज, बहुत ही बासलाहियत और हम सब लोगों के दिल अजीज सिंगर मौजूद हैं, जिन्होंने 1980 से जो हमें अपना दीवाना बनाया हुआ है, तो आज तक हम इनकी दीवानगी में मुब्तला हैं। मेरे साथ आज वन एंड ओनली सलीम जावेद साहब, जिनकी मैं बहुत अरसे से कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह से ये इंटरव्यू हो जाए। एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स इन्होंने दिए हैं। हमारा पूरा बचपन इनकी गानों की गूंज के साथ गुजरा है। बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, हम फौरन से सलीम जावेद साहब से बातचीत का अपने आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैमिश? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बिल्कुल ठीक। और आपका मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने मुझे टाइम दिया और आज मुझे मौका मिल पा रहा है आपसे बात करने का। नहीं, मैं भी बहुत शर्मिंदा सा हो गया था। आपने इतनी दफ़ा ट्राई की और कराची से भी यहाँ पे अतहर ने भी इतना मुझे कॉल की थी। तो बस कुछ दिल भी नहीं चाह रहा था, कुछ हालात दुनिया के इस तरह से नज़र आते हैं, तो कभी वो चीज़ों को ना दिल नहीं चाहता करने को। जी जी, बिल्कुल। तो तो सर बर खैर आज हो रहा है इंटरव्यू, शुक्र है जी, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपके बारे में जो मुझे पता चला है, जो मैं शुरू से सुनती आई हूँ, मेरी मतलब हम सुनते आए थे कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। मतलब एक होता है कि कोई सिंगर हम देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात किस्मत बहुत ही धनी होती है, लेकिन आपके हुँ। केस में किस्मत के साथ-साथ आपकी मेहनत का बहुत अमल दखल है। तो उसके बारे में वो जो जर्नी आपकी थी स्टार्टिंग, वो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे शुरू हुआ था ये? आपने क्या सोचा हुआ था? वही जो एक रिवायती सा सवाल होता है कि बचपन से शौक था सिंगर बनने का, या फिर कोई ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं सिंगर बनूंगा? देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि जितने भी लोग ये जवाब देते हैं इस सवाल का कि जी मुझे बचपन से शौक था, ये बात बिल्कुल फिट है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो पैदाइशी होता है। हुँ, अब ये उसकी किस्मत होती है, वो टाइम होता है, अल्लाह ने कुछ चीज़ें लिखी भी होती हैं कि कब-कब होनी है, हुँ, कब-कब स्टार बनना है या बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं और उसी के अंदर खत्म हो जाते हैं। और हुँ, कोई बहुत अच्छे भी होते हैं वो, कुछ कर नहीं पाते। कुछ हुँ, लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर वो धीरे-धीरे लोग उनको जानने लगते हैं। तो आर्टिस्ट होता है, चाहे वो नॉन हो, चाहे लोग उसको जानते हों या ना जानते हों। तो मेहनत मेरी बहुत इसलिए है या उस ज़माने के जो जब हमने शुरू किया था, मैंने 80s से शुरू किया था। हुँ, तो उस ज़माने में क्योंकि मीडिया इतना वो नहीं था, अब तो मोबाइल हैं और हाथ में आपकी पूरी दुनिया है। हुँ, पहले हमारे पास पीटीवी होता था, उसके बाद एसटीएन आ गया, एनटीएन हो गया फिर। तो बहुत मुश्किल था, आधे घंटे का म्यूज़िक का शो होता था, उसमें वो हज़ारों आर्टिस्ट हैं, 3-4 आर्टिस्टों ने आना होता उस शो में। तो बस वो भी फ़ेवरेटिज़्म भी थी उस ज़माने में, अभी भी है, वो तो कभी भी नहीं खत्म हो सकती। तो बस मुश्किल मुझे थी, मगर एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी स्टेज परफ़ॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी शुरू से। हुँ, तो बिल्कुल। मैं स्टेज पे जब आता था तो लोग उससे खुश होते थे, सुनते थे। कभी इतना मैच्योर नहीं था सिंगर, मगर आप धीरे-धीरे जैसे ही गाते रहते हैं, तो सीख जाते हैं, आप बन जाते हैं, कुछ म्यूज़िक सीखी भी लोगों से और उसके बाद एल्बम की मैंने। हुँ, मैंने टीवी का सहारा नहीं लिया। तो हुँ, मेरे हुँ, लिए ये अच्छा हुआ क्योंकि टीवी पे जाना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मैं शायद ही ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर दूँगा, तब भी टीवी वाले या पीटीवी आपको चांस नहीं देगा। हुँ, तो फिर और मैं ये सबके लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि ये रास्ता मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा, तो आप दूसरे ट्रैक पर आएँ। हुँ, कुछ और करके उस कुछ और चीज़ हासिल करें। तो मैंने एल्बम रिकॉर्ड की, कुछ डेमो बनाए, डेमो देके कैसेट्स कंपनी को सुनाए, उनको बहुत पसंद आए तो उन्होंने कहा जी हम एल्बम करेंगे आपका। वो एल्बम रिकॉर्ड हुई है और उसके अंदर कोई 2-3 चीज़ें ऐसी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम थी, हुँ, पहली मर्तबा मैंने की थी। एक तो पहली मर्तबा रिमिक्स साउंड जो है वो मेरे एल्बम हुँ, से शुरू हुआ था। बिल्कुल। यानी पुराने गाने तो गाए जाते थे, मगर पुराने गानों को उसी अंदाज़ में गाया जाता था। जैसे पुराने अगर मैडम नूर जान है या मेहदी हसन खान साहब ने अगर वो कोई गाना गा दिया है तो हमारा नया सिंगर जब आके या सिल्वर जुबली में जब होता था, वो उसी स्टाइल में गाते थे। वही हुँ, तबला, वही बाजा, वही फ्लूट। मैंने आके उनको चेंज किया उन गानों को, उनको बनाया ड्रम के ऊपर, गिटारों के ऊपर, अपबीट की। फिर हुँ, उनकी शक्लें चेंज, यानी हुँ, ओरिजिनल म्यूज़िक को चेंज किया कि ये ओरिजिनल म्यूज़िक है, इसको डिफरेंट कर दो, कुछ और कर दो। हुँ, तो वो चीज़ बड़ी लाइक की लोगों ने और बलोची गाना, मेरी पहली एल्बम लॉन्च हुई थी 1985 में।
और उसमें एक बलोची गाना था लैला ओ लैला, और वो बहुत सुपर डुपर आज भी हिट है। और आज आप अली देख लें ज़फ़र ने हमारे गाया है वो, बिल्कुल। हाँ जी, हमारे और जी। बहुत अच्छा किया अली ज़फ़र ने, मुझे अच्छा लगा। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जो साउंड, जो म्यूज़िक मैंने 1985 में की थी, आज से कोई 35 इयर्स पीछे, यानी 35, 36, 37 साल पहले मैंने जो साउंड दी थी, और वो आज भी मैं स्टेज पे परफ़ॉर्म करता हूँ। अब जाके उसने अली ज़फ़र ने उसको गाया है, तो अच्छा हुँ, लगा। और उसने, हुँ, अली ने अच्छा किया उसको ना, इस दौर के जी, हिसाब से। हुँ, और मैं उसको चाह रहा था कि हम लोग, वो चीज़ें यही होती हैं, मैं हुँ, उसको बनाना चाह रहा था, मगर बनाऊँगा, मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगा, एक नया होगा वो टाइप। तो ज़बरदस्त। हाँ, इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद आप सुनेंगे और देखेंगे भी। सही। अच्छा, मैं अभी वैसे चाह नहीं रही थी कि मैं अपने लिस्टनर्स के सवालों की तरफ आऊँ, लेकिन अभी आपने जो एक बात छेड़ी है, तो एक साहब का मेरे पास मैसेज था इसी हवाले से, सैयद खादिम हुसैन साहब, और उन्होंने सवाल आपसे ये किया हुआ था कि ये जो रिमिक्सेज़ का आपको ख़्याल कैसे आया था उस वक़्त में? क्योंकि उस वक़्त बिल्कुल भी ये ट्रेंड था ही नहीं कि कोई रिमिक्स लेकर आए, तो उस वक़्त आपका कैसे ये आइडिया कैसे आपके पास आया था कि आपने सोचा कि भई रिमिक्स करते हैं? आइडिया यूँ आया था कि मेरे में एक चीज़ थी, कुछ लोगों में कोई एक चीज़ होती है कि यार कुछ नया-सा कुछ करो। 2 चीज़ें होंगी, या तो लोग उसको लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। अगर लाइक नहीं किया तो फिर वैसे ही कर लो जैसा वो सुनना चाहते हैं। तो आप ट्रेंड सेटर कैसे बनते हैं? एक नई चीज़ करके करते हैं। हुँ, जो सब कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे तो आपके नाम क्या आया? आपने तो हुँ, कॉपी मारी उसकी। एग्ज़ैक्टली। सवाल बहुत अच्छा है आपका। मुझे यूँ ज़हन में आया था क्योंकि सिल्वर जुबली प्रोग्राम उस ज़माने में 1983-84 के अंदर वो प्रोग्राम आता था। तो लोग, पॉप म्यूज़िक खत्म हो चुकी थी उस टाइम। यानी लोगों ने पुराने गाने सुनना शुरू कर दिए थे। हुँ, तो अब मैंने कहा पॉप म्यूज़िक को दोबारा ज़िंदा कैसे किया जाए? तो मुझे एक आइडिया हाँ, आया कि मैंने कहा ये जो पुराने गाने, ये तो उसी तरह से गा रहे हैं जिस तरह हैं ओरिजिनल। हुँ, मैंने कहा इस गाने की शक्ल चेंज करो। हमारे यहाँ पंजाबी फ़ोक बनाया जाता है, हमेशा आज भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। पंजाबी म्यूज़िक बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मज़ा भी आता है उसको करने में। हुँ, कॉन्सर्ट में भी पंजाबी साउंड का बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कोशिश की कि बलोची एक साउंड, बलोची म्यूज़िक, उसका रिदम, मैंने कहा वो कोई भी नहीं अपनाता। हुँ, तो फिर मैंने वो जो लैला ओ लैला है, बेसिकली एक फ़ोक सॉन्ग है वो, फैज़ मोहम्मद बलोच साहब ने गाया था। हुँ, और उसके बाद जब मैंने उसको नए स्टाइल के अंदर लड़कियों का कोरस उसमें हमने डाला। हुँ, आप देख लें कि स्टूडियो आता है हमारे इधर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और उसके अंदर लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं, गाती हैं। और मैंने कब किया था वो, उस हुँ, ज़माने के अंदर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोगों को एक अच्छा लगा कि कोई बलोची साउंड, एक नई साउंड मिली हमें। हमेशा हम पंजाबी फ़ोक, पुराने फ़ोकों को गाने, फ़ोक उठा के गाने बनाते थे। तो पहली दफ़ा लोगों को कहा बलोची स्टाइल के अंदर, कोई उर्दू के अंदर, अच्छा वो बलोची नहीं था, हमने उसकी शायरी चेंज करके उर्दू में बनाया था। और एक हुँ, मैडम नूरजहां का गाना था, जानम आई जानम, हुँ, पुराना गाना, तो उसको रिमिक्स करके उसकी शक्ल, साउंड चेंज की हमने। तो जब वो साउंड लॉन्च हुई है, तो लोगों को इतना डिफरेंट लगा कि यार ज़िंदगी भर हम कुछ और सुनते रहें, और ये क्या है? तो वो बच्चे, यंगस्टर जो होते हैं, जो अपबीट गाने सुनना चाहते हैं, जो लाउड साउंड सुनना चाहते हैं थोड़ी, तो उनके लिए था। और वो इस तरह से मेरा नाम सामने आ गया। वो एल्बम आज तक भी रिकॉर्ड है बिकने का, कि मुझे नहीं वाव! लगता कि बिकी होंगी एल्बम और भी, मगर वो एक बड़ी यादगार एल्बम है। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा सर, मैं उसी हवाले से पूछना चाह रही थी कि आप बेसिकली हैदराबाद से आपका ताल्लुक था और उस वक़्त जो भी इस तरह जी, की जो एक्टिविटीज़ थी वो हो रही होती थी कराची में बेसिकली। तो हाँ। आप कराची आए, आपने एल्बम अपना खुद डिसीज़न लिया कि मैं अपना खुद से एल्बम रिकॉर्ड करूँगा। तो उस ज़माने में ज़ाहिर-सी बात है, मतलब किसी ने स्पॉन्सर किया था आपको, आप पहली-पहली दफ़ा आए थे, तो एक काफ़ी मुश्किल एक मरहला होगा वो। तो मैं थोड़ी-सी उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि इस वक़्त भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी अंदरूनी शहर के होंगे, जिनके पास नहीं है एक्सपोज़र। अब तो ख़ैर इंटरनेट का हुँ, ज़माना है, लेकिन फिर भी ये है कि हुँ। कोई अगर अपने लिए कुछ करना चाहे, तो कैसे किया था आपने? देखिए, उस वक़्त बहुत मुश्किल था। अब तो आप देख लें, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। गाँव के बच्चे जो, बहुत सारे लोग तो स्कूल भी नहीं गए होते हैं। हुँ, टैलेंट होता है ना, तो हुँ, उससे उसका ताल्लुक नहीं होता किसी भी चीज़ का। मोबाइल, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि अब पूरी दुनिया से कनेक्ट है आप। हुँ, वो वीडियो बनाते हैं, अगर उन्हें नहीं बनाना आती तो कोई और बना देगा। हुँ, गाँव के अंदर बनाते हैं, वो उसको लोड करके अपलोड करते हैं, और जाके
यूट्यूब पे आ जाती है, वो पूरी दुनिया अगर उसमें है, अच्छा है तो वो पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दौर इतना आसान दौर है कि अगर आप में टैलेंट है, तो आप हिट हो सकते हैं। हुँ, रही बात क्योंकि हम इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की म्यूज़िक जो है और हमारी म्यूज़िक मिलती-जुलती है। हुँ, उनका फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा पॉप म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, मगर अब वो धीरे-धीरे ज़ाहिर-सी बात है कि हमें देख-देख के वो भी पॉप म्यूज़िक अपनाने लगे हैं, वो भी हुँ, अच्छा कर रहे हैं म्यूज़िक। मगर हमारा क्योंकि सारे बच्चे जितने भी हम लोग जितने भी म्यूज़िक करते हैं, जो अब आने वाले बच्चे भी कर रहे हैं, वो सिर्फ़ उनके अंदर वो अंदर है वो वाला म्यूज़िक। उन्हें हुँ, किसी से देखना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता, उनके अंदर है क्योंकि वो सुनते ही वो म्यूज़िक है, हुँ, फिर वो वही म्यूज़िक आगे भेजते हैं वो। तो ये दौर मेरा ख़्याल आसान भी है मगर वो जो ब्यूटी है ना, मैं कह हुँ, रहा हूँ, आसान तो बहुत हो गया है। उस एल्बम कैसेट्स के दौर की जो ब्यूटी है, जो आधे घंटे का एक शो एमसीसी म्यूज़िक चैनल चार्ट वीक में बिल्कुल। 1 मर्तबा आता था। हुँ, आधे घंटे का टाइम है या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, उसमें 10 गाने दिखाने टॉप 10। अब पूरे पाकिस्तान ने और बाहर जितने भी जहाँ देखा जा रहा है, पीटीवी पे आता था, एसटीएन पे आता था, आधे घंटे में अपने 10 गाने दिखाने हैं, वो और पूरा हफ्ता उसका इंतज़ार करते थे लोग। बिल्कुल, एल्बम आती बिल्कुल। थी, कैसेट्स आती थी, लोग पोस्टर देखते थे, पोस्टर से उस एल्बम को खरीदते थे कि सुनाएँ आप हमें। हुँ, वो जो एक मज़ा होता था ना, एमी अम्मी ने उनको कोई बाज़ार के अंदर ना दही लेने भेजा है तो वह वापसी में कैसेट लेता हुआ आता था बच्चा बिल्कुल, बिल्कुल। बाज़ार से। तो ये इसकी इतनी ब्यूटी थी, इतना हुँ, मज़ा था ये, हमने भी बिल्कुल। दौर देखा है। अगर हमें के अम्मी ने या अब्बू ने किसी चीज़ लेने के भेजा, भई बाज़ार से रोटियाँ ले आओ तुम जाके। हुँ, पता चला कि रोटियों में से आपने थोड़े बहुत पैसे ऐसे इधर-उधर करके कुछ अपने पास लेके कैसेट खरीद लिया। हुँ, यानी मैं उस वक़्त को याद करके इतना एन्जॉय करता हूँ और फिर हम दोस्त जब मिलते हैं ना और ये सबके साथ होता है। बिल्कुल। इस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ, बेशुमार लोगों के साथ होता है। हुँ, अब हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई, हर चीज़ आपके पास है, मगर बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो वक़्त नहीं है और वो मज़ा नहीं है। पता नहीं बिल्कुल। क्या हो गया है। सही बात है। तो सर उस वक़्त आपके पास मतलब कितने आपको पैसे जमा करने पड़े थे अपनी एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए? मुझे मेरे म्यूज़िशियनों ने कुछ सपोर्ट किया था, जब मैंने डेमो बनाया था और वो मुझे मेरा ख़्याल याद है, मैंने उनको कहा था यार पैसे-वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिसमें मैं अज़हर हुसैन साहब का नाम लूँगा। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िशियन, बहुत अच्छे गिटार वो अपने कीबोर्डिस्ट हैं हमारे और इस टाइम एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट आसिम अज़हर, उसके फ़ादर हैं। हुँ, अच्छा, सही। हाँ, वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनका एक म्यूज़िकल बैंड होता था, अभी भी है। अब तो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे चले गए लोग। मैंने उनसे आसिम के फ़ादर से कहा कि मैंने कहा जब आसिम मेरे ख़्याल पैदा भी नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, तो मैंने अज़हर भाई से कहा उनसे मेरा बड़ा प्यार-मोहब्बत है। मैंने कहा अज़हर भाई मैं स्टेज पे गाता हूँ, ज़िंदगी भर स्टेज पे ही गाता रहूँगा। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और बस मैं एक खाना-वाना हम खा लेंगे बस। आपकी पार्टी करूँगा मैं और आपने एल्बम मेरे 5 डेमो बना दी। हुँ, तो उन्होंने इतनी मोहब्बतों से ना मेरे 5 गाने रिकॉर्ड किए और वही हमने ईगल एक कैसेट्स कंपनी होती थी, रिकॉर्डिंग हुँ, कंपनी, उसको हमने सुनाए, उनको पसंद आए। ताहिर साहब को अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश करे ताहिर साहब को, ताहिर कुरैशी साहब की। तो उन्होंने वो सुन के उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा यार आइडिया बहुत अच्छा है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। हुँ, तो शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी में सारे पैसे उन्होंने खर्च किए थे। पूरी एल्बम के यानी मेरा ₹1 भी खर्च नहीं हुआ था। अब अच्छा। तो लोग पैसे खर्च करते हैं ना, जी, उस जी। ज़माने में मैं सारे पैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग के, लॉन्चिंग के, हर चीज़ के। हुँ, वीडियो तो हुँ, बनते ही नहीं थे, तो वीडियो का तो खर्च ही नहीं था। हुँ, तो सारा खर्चा उन्होंने किया था। सही। अच्छा सर हमने तो आपके एल्बम खरीदे, अली हैदर का एल्बम खरीदा, वाइटल साइंस, शहज़ाद रॉय। आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे? कौन से ऐसे सिंगर्स थे जिनके मतलब जब गाना रिलीज़ होता था तो उनकी एल्बम के लिए आप फ़ौरन से दौड़ते हुए जाते थे कि भई मुझे ये एल्बम लेना है इनका लाज़मी? उस दौरान आलमगीर साहब जो हैं, जो जिन्हें हम पॉप म्यूज़िक का मैं तो बाबा कहता हूँ उन्हें। बिल्कुल। पॉप म्यूज़िक शुरुआत ही उनसे हुई है और जब हम छोटे थे तो उन्हें ही सुनते थे। जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किए, सुनना शुरू किए, तो आलमगीर साहब थे, शेखी साहब थे, तहसीन जावेद साहब थे और ये लोग अभी भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सेहत दे। माशाल्लाह से। हाँ, और इन लोगों को देखा मगर मेरे में एक चीज़ थी
जो मैंने बहुत ये अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी पाकिस्तान म्यूजिक की, तो मेरे हिस्से में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे इस सेंस के अंदर कि जैसे मैं पहले उन पॉप सिंगर्स में से भी हूँ पाकिस्तान के, जो एल्बम कैसेट से लोग मुझे पहचानने लगे, मेरी आवाज कैसेट्स के जरिए गई लोगों तक। हम्म यानी ये नहीं हुआ कि मैंने पीटीवी पे टीवी पे आके मशहूर हुआ। पहले तो हम्म ये ट्रेंड था ना कि टीवी पे एक रात में आता था, सुबह मशहूर हो जाता था, बल्कि वो हम्म प्रोग्राम खत्म हो जाता था, वो आदमी मशहूर था, हम्म यानी पूरे पाकिस्तान उसको जानने लगता था। हम्म तो इसलिए मैंने कैसेट से अपनी पहचान बनाई। फिर दूसरा रिमिक्स शुरू किया, फिर उसके अंदर बलोची स्टाइल का गाना शुरू किया, जो आज 35 साल के बाद लोग उस स्टाइल को अपनाने पे मजबूर हैं, हम्म कि लैला ओ लैला जो मैंने गाया था। फिर प्लस एक और चीज थी, मेरी एक एल्बम आई थी ग्रेट जावेद मियादाद, हम्म जो क्रिकेट के ऊपर, जो हमने शारजा के अंदर ऑस्ट्रेलिया कप जीता था, इंडिया और हम्म पाकिस्तान का जो फाइनल था, हम्म वो आखिरी छक्का पूरी दुनिया को याद है जावेद मियादाद साहब का। बिल्कुल। तो वो उस पे हमने गाना बनाया था, वो वाह। पहला क्रिकेट सॉन्ग था। तो वो लोगों को एक नया सा लगा। तो मैं कह रहा हूँ मेरे हिस्से में बहुत सारी चीजें आई हैं। फिर उसके बाद आप राइट। देखें, स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे, अब पीएसएल पे भी गाने बनते हैं, जब भी वर्ल्ड कप आता है उस पे गाने बनते हैं, कोई टूर्नामेंट होता है तो उस पे गाने बनते हैं। अब शुरुआत हो गई, हम्म बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर ग्लासेस लगाना, हम्म कि स्टेज के ऊपर आप ब्लैक ग्लासेस लगा के खड़े में, कलर्ड ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो हम्म क्रिटिसाइज भी मुझे बहुत किया उमर शरीफ साहब ने, मोइन अख्तर साहब ने। जब मैं स्टेज पे वो मुझे बुलाते थे तो वो थोड़ी सी तफरीह भी ले लेते थे, कि कॉमेडी तो करनी होती थी ना उन्होंने। बिल्कुल। तो वो, हाँ, तो वो एक अजीब तरह वो मजाक भी करते थे। तो मैं उनको, मुझसे वो कहते थे, उमर शरीफ साहब तो बहुत दफा कहते थे, यार तुम्हारा लगता है अभी एक ताजा ताजा ऑपरेशन हुआ है। तो ब्लैक ग्लास लगा के आ गए तुम, हॉस्पिटल से सीधे स्टेज पर आ रहे हो लग रहा है। तो लोग उसको लोग हम्म एंजॉय करते थे, हंसते थे बहुत ज्यादा। हम्म तो मैं उनको कहता था, उमर भाई को कहता था या मोइन अख्तर साहब को, मैंने कहा देखिएगा आप, एक वक्त आएगा ये स्टाइल एक एक आर्टिस्ट अपनाएगा, बल्कि जो हम्म गाने नहीं भी गाते होंगे ना, जो सेलिब्रिटी होती हैं, वो ये ग्लासेस पहना करेंगी। कह रहे हम्म रात में, मैंने कहा जी हाँ रात में पहनेंगे। हम्म तो वो उस टाइम, क्योंकि 87 86 की बात कर रहा हूँ, हम्म 86 में अजीब सा लगता था। वो कहता है यार ये क्या पागल हो गया यार। तो मेरी जीन्स फटी भी हुआ करती थी, मैं इस टाइप के जो है ना, मैं क्योंकि इंटरनेशनल टूर मैंने 86 से 87 से शुरू कर दिए थे, 86 से, बल्कि हम्म 85 से शुरू कर दिए थे। बाहर ट्रेंड था ये वाला, हम्म तो मुझे अट्रैक्ट करती थी ये चीजें। क्या मैंने कहा यार हम्म ये कोई इससे पहले के कोई करे, आप इसको अपनाएं। हम्म तो एक, वो सारी चीजें करता रहा। फिर स्टेज पे ढोल शामिल कर लिया मैंने, जो ये लाइव बिल्कुल। परफॉर्मेंस में होता है। हम्म अच्छा, ढोल की साउंड ये समझा जाता था कि ये सिर्फ हमारे कोई देसी इलाकों के अंदर जो है, गांव देहातों का ये आइटम है। हम्म जब इसको म्यूजिक के साथ, ड्रम के साथ, गिटारों के साथ जोड़ा, तो एक नई साउंड थी। आज ये हम्म देख लें, हर तकरीबन आर्टिस्ट, ज्यादातर, मैंने तो बहुत सारे ऐसी भी मिसालें देखी हैं, ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो गजलें गाती हैं, खवातीन, हम्म वो भी अपने साथ आप स्टेज पर ढोल लेके आ जाती है कि यार ये ढोल बिल्कुल। का ही जमाना है। हाँ। तो ये, हाँ, ये सारी चीजें महविश इतनी हुई। मैं बहुत, और भी बहुत सारी चीजें, लोग बोलेंगे अपनी खूबियां बताया नहीं जा नहीं रहा है। बिल्कुल सर, आप डिजर्व करते हैं इस चीज को। अच्छा, एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाह रही हूँ वो ये कि आपकी वीडियोस बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, और उसमें कई वीडियोस में आपने वो लाइट्स वाले कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, लंबे लंबे आपके बाल हम्म, हुआ करते थे, और उस वक्त माशाल्लाह से सेहत भी अच्छी होती थी आपकी। तो वो जो हाँ, वीडियो डिजाइन और ये सब कुछ होता था, वो कौन करता था, किसके आइडिया होता था वो? वो मेरा ही होता था। बहुत सारे लोग उसको, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होते थे, वो कहते यार ये नहीं करो, ये अजीब सा लगेगा, ये लोगों को हजम नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे यार ये कितना चीप वीडियो बनाया है, ये क्या है। हम्म मैंने कहा यार हम पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं, बाहर तो होता है, ये पाकिस्तान में नहीं होता। अब जिंदगी भर डरते रहोगे, इस तरह का म्यूजिक, इस तरह का वीडियो आप कर ही नहीं सकते, हम्म लाइटिंग वगैरह ये वो। मैंने कहा करें थोड़ा सा, मैंने कहा वो भी कर लेंगे, ये भी करें। तो हम्म फिर होता रहा। फिर जुगनी हमने बनाई थी, जिसमें बेंजामिन सिस्टर, शबाना बेंजामिन का बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल। उन्होंने, हालांकि वो म्यूजिक छोड़ चुकी थी, उनकी 2 महीने बाद मुझसे कहने लगी कि जी शादी होने वाली। तो मैंने हम्म कहा जाते जाते कोई एक डिफरेंट गाना तो करें ना। हम्म वो तीनों सिस्टर्स गाती थी एक साथ, हम्म तो मैंने कहा इस तरह से करें ना, कोई वीडियो भी बनाएंगे इसकी कुछ करके। तो उन्होंने हामी भरी। फिर इंग्लिश जो बिल्कुल। पार्ट था उस जुगनी का,
फिर शबाना बेंजामिन ने गाया, तो वो भी एक नया था। फिर उसके बाद उसी गाने को वी चैनल पे पहला पाकिस्तानी सॉन्ग था, इंटरनेशनल जबरदस्त। साउंड के अंदर मेरा वो वीडियो चला। फिर उसी जुगनी को, हमारे जुगनी की साउंड को, अफलातून इंडियन एक फिल्म थी, जी, जी, बिल्कुल, उसके अंदर ये खबर छपवा दो अखबार में, जो बिल्कुल, उसको उन्होंने उनकी मेलोडी हल्की चेंज की थी, मगर साउंड म्यूजिक स्टाइल वही था। अभी बिल्कुल। दोबारा से रीडू किया उन्होंने वो गाना, मिका सिंह ने हुँ, गाया है। हुँ, उसके अंदर कोई मूवी है, जुगनी को दोबारा से उन्होंने उस पे लिया है। हुँ, तो वो अच्छा है कि पाकिस्तानी साउंड, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, हुँ, अगर वो हमारा साउंड उठा रही है, बिल्कुल। गा रही है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, हम ये भी सवाल उनके मेरे पास हमारे लिसनर हैं अनवर अहमद, उन्होंने आपसे किया था और उनका ताल्लुक इंडिया से है। उन्होंने यही कहा था कि हाँ, आपके गानों को जो कॉपी किया गया इंडिया में, तो जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, मगर एक चीज़ का थोड़ा-सा वो होता है कि अगर इजाज़त ले लें, हुँ, तो कि मैं मना नहीं करूँगा। अब तो कॉपीराइट एक्ट इतना हो गया है कि अब आप कर नहीं सकते म्यूज़िक ना, मगर उस हुँ, ज़माने में आप कर लेते थे। हम भी उठा लेते थे, वो भी ले लेते थे म्यूज़िक। तो अगर पूछ लिया जाए या मिल के उसको कर लिया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप हुँ, उसके बारे में खुल के बात भी करेंगे, उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। मगर अचानक आपकी एल्बम से उठाया या इंटरनेट से उठा के गाना बना के मूवी में डाल दिया, हुँ, तो वो एक थोड़ा-सा फ़ील होता है। बहरहाल कोई ऐसी बात बुरी नहीं है हुँ, कि मुझे तो उस पे एक फ़ख्र भी महसूस होता है कि मेरा म्यूज़िक इस काबिल है कि इंडियन मूवी में उसको कॉपी किया गया। तो मुझे हुँ, इस चीज़ की खुशी होती है कि पाकिस्तानी साउंड है, जो हमारी जितनी भी साउंड है, या और दूसरे आर्टिस्टों की भी है, वो हमारा गाना नहीं होता, वो पाकिस्तान का साउंड है। चाहे हुँ, जो भी गा रहा है, वो पाकिस्तान का साउंड उन्होंने दिया है। तो इस चीज़ की बिल्कुल। खुशी। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे मतलब उस दौर की आपने ज़िक्र किया था, तो उस दौर में हमारे बहुत सारे पॉप सिंगर्स थे। तो कोई ऐसा हुँ, था उस वक़्त जिससे आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी ज या जिसके साथ कभी आपने सोचा हो क्योंकि बैंड्स का बड़ा उस वक़्त ट्रेंड था, तो कभी आपने हुँ। ऐसा सोचा कि मैं भी कोई बैंड के तौर पे भी गाता हूँ या बड़ किसी से बहुत किसी सिंगर से दोस्ती हो, तो वो ज़रूर शेयर कीजिए हमसे? मेरी इसको खुशकिस्मती कहने 3-4 लोगों से शुरू शुरू के अंदर ही दोस्ती हो गई थी। शुरुआत जब मेरी स्टेज पे कराची से हैदराबाद से जब कराची आया, मेरा पहला शो मोइन अख्तर साहब के साथ था। ग्रेट। कराची का अच्छा पहला नॉन अच्छा जो बड़ा शो जिसे हम कह लें, वो मोइन अख्तर साहब के साथ था। उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना, वो गवाना नहीं चाह रहे थे, मुझे अजीब वो लंबी कहानी है वो। तो मेरे एक दोस्त हैं अमजद राना, उन्होंने कहा जी सर इन्हें गवाए हैं, हैदराबाद से आए हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। तो मोइन अख्तर साहब कहने लगे यार मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा गाते होंगे, मगर मैंने इन्हें सुना नहीं है, तो मैं अपने शो पे रिस्क नहीं लूँगा, इनको नहीं गवाऊँगा। क्योंकि मेरा शो बहुत एक एक्सक्लूसिव अलग स्टाइल का होता है, तो हुँ, मैं रिस्क नहीं लूँगा। लकीली कभी कुछ चीज़ें आपके हिस्से में आनी होती है कुदरत की तरफ से, वहाँ कोई आर्टिस्ट नहीं पहुँचा, हुँ, लेट हो गए सारे आर्टिस्ट ना सिंगर, तो वहाँ पब्लिक भी थी, शोर हुआ, तो मोइन साहब ने मजबूरन मुझे गवाया कि यार इसे गवा देते, ताकि लोगों को थोड़ा-सा सुकून हो जाए। तो मैंने गाया तो मोइन साहब ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, 2 गाने गाए, तीसरे गाने पे वो खुद आए, तारीफ़ करने लगे और फिर कहने लगे ये गाना तुम मेरे साथ गाओगे। तो फिर हुँ, हमने मिलकर, मेरे लिए तो वो बड़ी खुशी का दिन था कि मोइन साहब से पहली दफ़ा मुलाकात हुई और वो मेरे साथ गा रहे हैं। हमने एक हुँ, गाना फिर, एक इंडियन गाना था, महबूबा महबूबा, हुँ, तो उसके अंदर वो आर डी बर्मन साहब बने थे हुँ, और मैंने नॉर्मल जो अपनी वॉइस थी उसी स्टाइल में गाया था। तो वो एक ज़बरदस्त। अच्छा था। फिर उसके दूसरे दिन से उन्होंने कहा आज से तुम मेरे साथ, मेरे हुँ, हर शो को तुम ओपन करोगे। यानी मेरा जो ज़बरदस्त, शो होगा उसका ओपनिंग पार्ट तुम्हारा है। तो उस दिन ज़बरदस्त। से मैं उनके साथ हो गया। फिर प्लस उमर शरीफ साहब से दोस्ती हो गई शुरू से ही। फिर जो हुँ, सिंगरों में जो दोस्ती थी, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था और मैंने ग्रूमिंग मेरी बड़ी हुई वहाँ से। उसने मुझे ग्रूम किया। वो है सज्जाद अली। ज़बरदस्त। हाँ, सज्जाद अली तो बहुत मशहूर हो गया था। मेरी दोस्ती मैं तो मशहूर नहीं था, सज्जाद अली बहुत सिल्वर जुबली से हिट हो गया और मेरी दोस्ती हो गई। मैं स्टेज पे गाता था, तो जब हम मिलते थे, तो सज्जाद मुझे गाइड करता था, कि यार ये इस तरह से नहीं करना, इस तरह से क्या करो। तो फिर वो हमारी दोस्ती, फैमिली फ्रेंड्स हो गए हम, आपस में बेगमात भी आप एक-दूसरे के यहाँ जाने लगे, बच्चे आने-जाने लगे। तो वो इतना फ़ायदा हुआ उससे। सज्जाद आज देख लें माशाल्लाह बड़ी लाइकिंग है उनकी सही और बात है। हर गाना वो बड़ा सोच समझ के करते हैं। जो मेरी पॉप म्यूज़िक से हट के जो एक स्लो साउंड है ना, वो सज्जाद अली ने मुझे दी है।
वो कहते कि यार तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम पॉप म्यूजिक तो करती हो, तुम रोमांटिक गाने, स्लो गाने भी गाओ। तो फिर वो मैंने गाने शुरू किए, तो स्लो गाने भी हिट हो गए। एक गाना मेरा जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बहुत जबरदस्त सॉन्ग। वो जो उसका वीडियो बनाया था हमने, नथिया गली, मरी, अब्टाबाद, वहां जाके, तो वो सज्जाद ने कहा था वहां जाके शूट करो। जबरदस्त। और मैं जब वो आपने कहा था ना कि सेहत मेरी होती थी बड़ी अच्छी, तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छी है, अभी भी ठीक है। वो मेरे लंबे बाल कटे, वो मैंने फिर अपनी लुक चेंज की, फैट कम किया, वो फिर गाना शूट हुआ था तुम मेरे। तो वो एक नई पहचान वापस से चलिए सर, ये बन तो गई इतना मेरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तरफ मैं लाजमी आऊंगी। अभी आपने बात की सज्जाद अली साहब की, और आपके बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, जहां मुझे आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट आई यहाँ पे लोगों की तरफ से, उनके लिए भी बहुत आती है। तो कभी हो सके तो आप प्लीज अपना रेफरेंस दीजिएगा, उनका भी इंटरव्यू अगर हो जाए हमारे चैनल के लिए। और अभी जो जिस ट्रैक का आपने जिक्र किया है वो मैं सुनना चाहूंगी आपसे। अच्छा अभी? अभी अच्छा अच्छा, चलो मैं कोशिश कर देता हूँ, क्योंकि अचानक, चलो मैं कुछ लाइनें सुना देता हूँ। जिस दिन से देखा कि तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मेरे तो काफी है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, मेहदी हसन साहब का ये, और उनको शहंशाह गजल कहा जाता है, तो जब आप ये गाना बना रहे थे तो कुछ डर था दिल में, कुछ खौफ था कि अच्छा, मेहदी हसन? मैंने एक गाना, इससे पहले एक गाना बनाया था। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, क्योंकि जी जी गर्मी बिल्कुल। इतनी है। जी जी ब्रेक जी ले जी सकता हूँ? पंखा जी बिल्कुल बिल्कुल चलाना बिल्कुल चाहता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। जी मैंने क्योंकि पंखा भी बंद किया हुआ है, और एसी यहाँ पे इत्तेफाक से जो है ना, जी जी। वो खराब हो गया है इस रूम ओह, का जहाँ मैं बैठा हूँ। एक ओह, तो और वहाँ शूट करना था, वो भी यहाँ आपको पता ना, हम्म, ज्यादा पसीने क्योंकि वो आ रहे हैं, वो गर्मी इतनी। फैन की आवाज तो नहीं आ रही है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल सही है है, बिल्कुल सही है। फैन की? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ओके। बाहर की साउंड तो नहीं आ रही, बाहर की भी? नहीं, थोड़ी कुछ बच्चों की बाहर से आ रही है मुझे लग रहा है, लेकिन इट्स ओके, चल जाएगा, मसला नहीं है। ठीक ठीक, चलो। जी। तो सर, आप मेहदी हसन के गाने का बता रहे थे कि इससे पहले भी आपने किया था। हाँ, मैंने मेहदी साहब का गाना किया था, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। बिल्कुल वो बिल्कुल अच्छा याद है मेरी, मुझे। हाँ, हमारा एक ग्रुप था, एशियन आर्ट कल्चर ग्रुप हमने एक बनाया था, असलम महमूद देलवी ने किया था। तो हमने उसको, खान साहब हमारे उसके अंदर सरबराह थे, मेहदी हसन खान साहब। अच्छा। तो इनके बच्चों से, आसिफ मेहदी से, कमरान मेहदी से भी दोस्ती थी, बहुत लोग थे हम लोग। तो मैं, सज्जाद अली उस ग्रुप का हिस्सा थे जो खान साहब अच्छा, ने बनाया था। खान साहब जबरदस्त। सरबराह थे, हमारी रहनुमाई भी करते थे, हम जाते रहते थे, दुआओं के लिए भी जाते थे उनके पास। तो सज्जाद अली, फिर हम एक साथ जाते थे, या वो मुझे ले लेता था, मैं उसको लेते लेते हुए फिर खान साहब के घर चले जाते थे। तो एक हमें ये था कि कोई नहीं, खान साहब का अगर गाना ले रहे हैं, अच्छा, वो इतने बड़े सिंगर थे, बड़े इंसान थे। बड़े जो लोग होते हैं ना, उनको इस चीज का गम नहीं होता कि किसी ने गा लिया गाना। वो बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उन जैसा तो गा ही नहीं सकता। यानी आज कोई ये उनकी कॉपी भी करे ना, तो खान साहब, मेहदी हसन, मैडम नूरजहां, नुसरत अली, वो बन ही नहीं सकता। वो बिल्कुल। अपने स्टाइल में गा सकता, तो हमने भी ये किया कि अपने स्टाइल में गाते थे। तो खान साहब हमारे, क्योंकि सरपरस्त भी थे, तो वो कुछ कहते नहीं थे, कुछ लोग चुगली लगाते थे हमारी, शिकायत करते थे मेरी। वो हंसते थे, वो कहते यार करने दो, बच्चे हैं, वो अपने अंदाज में कर रहा है, करने दो उसको। वो कहते नहीं, वो आपसे इजाजत भी नहीं लेता। कहता है वो क्या इजाजत क्या लेगा, बच्चे हमारे, बच्चे समझ लो कि हम उन्हें क्या इजाजत दें। वो, मैं उनको खान साहब से कहता था, मैंने एक दफा कहा था, मैंने, खान साहब मैं आपसे इजाजत नहीं लेता, इसकी माजरत, मगर कितनी शर्मिंदगी की बात होगी मेरे लिए, मेहदी हसन खान साहब से कहूँ कि मैं आपका गाना गाना चाहता हूँ। आप समझ रही हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। है ना? ये कितनी बुरी बात होगी। आप शहंशाह गजल को कह रहे हैं कि मैं आपका गाना गाना चाहता हूँ, जिस तरह एक आ नहीं कर सकता आदमी ना, जी। तो फिर हम गा लेते हैं। तो खान साहब ने इस बात को बड़ा पसंद किया। हम्म। कहता ये एक अदब वाली बात होती है, तुम इस चीज को कह रहे हो। मैंने कहा भाई हम्म। मेरी तो हिम्मत नहीं है खान साहब, हम्म। मैं नुसरत फतेह अली साहब को जाके कहूँ खान साहब मैं आपका गाना गाना चाहता हूँ, एक अजीब सी बात होगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हाँ, हैं। तो उसका ये जवाब यही है कि हुँ, इन जैसा गा ही नहीं सकते, तो हम समझ लगे गा लेते हैं बस। सही। अच्छा सर, अब मैंने खुद भी आपके काफ़ी मैं कॉन्सर्ट्स में आई हूँ और मुझे पता है कि आपके कॉन्सर्ट्स बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं आप उस वक़्त, और जो एनर्जी होती है वो किसी और में दिखने को नहीं मिलती। तो बड़ा मज़ा आता था जब मैं आपके कॉन्सर्ट्स में आई हूँ। जुगनी हमने बड़ा गाया है आपके साथ मिलकर, आवाज़ से आवाज़ मिलाने की कोशिश की है। तो अब उस दौर को मिस करते हैं, अब तो नहीं होते कॉन्सर्ट्स? नहीं, अभी तो कोविड की वजह से नहीं हो रहे, मगर लास्ट ईयर हैरानकुन बात है, जब जब लॉकडाउन खत्म हुआ कुछ अरसे के लिए, यानी एक महीने के लिए 15 दिन के लिए नरमी आई थोड़ी, तो उसमें कॉन्सर्ट हो गए। तो हुँ, पिछले साल जब से मैंने म्यूजिक शुरू की है, मैंने बहुत कोई 12-15 कॉन्सर्ट किए हुए हैं, यानी फिर भी हुए हैं। अब भी हुँ, कॉन्सर्ट होते हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन आप देखें अब खुलना शुरू हुआ है, नरमी आई है, तो वापस से प्लान शुरू हो गए। हुँ, लोगों के पास एक्टिविटी कुछ नहीं है, लोग घरों के अंदर बंद ना हुँ, उकता गए। बिल्कुल। लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, हुँ, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ है, पहली दफा दुनिया में किसी ने ये रुख देखा नहीं दुनिया का, बिल्कुल। कि हवाओं में जहाज नीचे खड़े हुए हैं, लोग घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते, किसी चीज को छू नहीं सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते, मास्क पहना हुआ है लोगों ने, सैनिटाइज हाथ में, लोगों को सैनिटाइज ही कर रहे हैं, वो पागल ही लग रहे हैं लोग सब। हुँ, तो ये वक्त है, इंशाल्लाह ताला कट जाएगा, और कट गया है। हुँ, पूरी दुनिया देखने माशाल्लाह खुलना शुरू हो गई है, अमेरिका खुलना शुरू हो गया है, इंग्लैंड खुल गया है, पाकिस्तान तो खुला हुआ ही है शुरू से। हुँ, पाकिस्तानी करते ही नहीं है, कोविड को लिफ्ट ही नहीं कराई पाकिस्तान के लोगों ने, मगर बिल्कुल सही लोगों को बात है। लगा बहुत से हमारे दोस्त प्यारे हमारे साथी चले गए। बड़ा हुँ, अफसोस है उसका, कि देखें सही। जिंदगी से कीमती चीज कुछ भी नहीं, हुँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल वो सही अल्लाह बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्तबा दी है। तो मैं हुँ, सबको ये कहता हूँ कि इसकी हिफाजत जरूर करें, होगा हुँ, वही जो अल्लाह चाहेंगे, हुँ, मगर आप खुद हिफाजत जरूर करें। अगर ऐसी वबा आई है हुँ, तो थोड़ा सा एहतियात करें। आपकी वजह से हो सकता है, अगर मुझे कोविड की उस पोजीशन में आ गया तो मैं दूसरों को बचा सकता हुँ, हूँ, और लोग बच सकते हैं। हुँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, जुमे को कभी कभी मिस कर देता हूँ, इसलिए कि कभी मैं फील करता हूँ मेरी तबीयत सही नहीं है, जबकि दूसरे दिन ठीक हो जाती है, मैं मस्जिद जाता नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ कोविड की कुछ शिकायत हो, कोरोना हो गया हो, तो मैं किसी और को ना लगा दूं। हुँ, तो सही बात यही है। होता है कि हाँ, आप एहतियात करें, आपकी हो सकता है एहतियात से दूसरा बचे। अच्छा, मेहदी हसन साहब का ये, और उनको शहंशाह गज़ल कहा जाता है, तो जब आप ये गाना बना रहे थे तो कुछ डर था दिल में? कुछ खौफ था कि अच्छा, मेहदी हसन? हाँ, मैंने मेहदी साहब का गाना किया था, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। हुँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल अच्छा याद है मेरी मुझे। हाँ, हमारा एक ग्रुप था, एशियन आर्ट कल्चर ग्रुप हमने एक बनाया था, उसमें महमूद देलवी ने किया था, तो हमने उसको खान साहब हमारे उसके अंदर सरबराह थे, मेहदी हसन हुँ, खान साहब। अच्छा। तो इनके बच्चों से, आसिफ मेहदी से, कमरान मेहदी से भी दोस्ती थी, बहुत लोग थे हम लोग। हुँ, तो मैं सज्जाद अली उस ग्रुप का हिस्सा थे जो खान साहब अच्छा, ने बनाया था। तो खान साहब ज़बरदस्त। सरबराह थे, हमारी रहनुमाई भी करते थे, हम जाते रहते थे, दुआओं के लिए भी जाते थे उनके पास। तो सज्जाद अली फिर हम एक साथ जाते थे, या वो मुझे ले लेता था, मैं उसको लेते लेते हुए फिर खान साहब के घर चले जाते थे। तो एक हमें ये था कि कोई नहीं, खान साहब का हुँ, अगर गाना ले रहे हैं, हुँ, अच्छा वो इतने बड़े सिंगर थे, बड़े इंसान थे, बड़े जो लोग होते हैं ना, उनको इस चीज का गम नहीं होता कि किसी ने गा लिया गाना। हुँ, हुँ, वो बड़े लोग होते हैं, क्योंकि हुँ, उन जैसा तो गा ही नहीं सकता। यानी आज कोई ये उनकी कॉपी भी करे ना, तो खान साहब, मेहदी हसन, मैडम नूरजहां, नुसरत फतेह अली, वो बन ही नहीं सकता। वो बिल्कुल। अपने स्टाइल में गा सकता था, हमने भी ये किया कि अपने स्टाइल में गाते थे। तो खान साहब हमारे, क्योंकि सरपरस्त भी थे, तो वो कुछ कहते नहीं थे, कुछ लोग चुगली लगाते थे हमारी, शिकायत करते थे मेरी।
वो हंसते थे, वो कहते यार करने दो, बच्चे हैं, वो अपने अंदाज में कर रहा है, करने दो उसको। वो कहते नहीं, वो आपसे इजाजत भी नहीं लेता। कहता है वो क्या इजाजत क्या लेगा, बच्चे हमारे, बच्चे समझ लो कि हम उन्हें क्या इजाजत दें। वो मैं उनको खान साहब से कहता था, मैंने एक दफा कहा था, मैंने खान साहब मैं आपसे इजाजत नहीं लेता, इसकी माजरत, मगर कितनी शर्मिंदगी की बात होगी मेरे लिए, मेहदी हसन खान साहब से कहूँ कि मैं आपका गाना गाना चाहता हूँ। आप समझ रही हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये कितनी बुरी बात होगी। आप शहनशाह गजल को कह रहे हैं कि मैं आपका गाना गाना चाहता हूँ, जिस तरह एक आ नहीं कर सकता आदमी ना, जी, तो फिर हम गा लेते हैं। तो खान साहब ने इस बात को बड़ा पसंद किया। कहता ये एक अदब वाली बात होती है, तुम इस चीज को कह रहे हो। मैंने कहा भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है खान साहब, मैं नुसरत फतेह अली साहब को जाकर कहूँ खान साहब मैं आपका गाना गाना चाहता हूँ, एक अजीब सी बात होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हाँ, तो उसका ये जवाब यही है कि हैं। इन जैसा गा ही नहीं सकते, तो हम समझ लगे गा लेते हैं। सही। अच्छा सर, अब मैंने खुद भी आपके काफी मैं कॉन्सर्ट्स में आई हूँ और मुझे पता है कि आपके कॉन्सर्ट्स बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं आप उस वक्त, और जो एनर्जी होती है वो किसी और में दिखने को नहीं मिलती। तो बड़ा मजा आता था जब मैं आपके कॉन्सर्ट्स में आई हूँ। जुगनी हमने बड़ा गाया आपके साथ मिलकर, आवाज से आवाज मिलाने की कोशिश की है। तो अब उस दौर को मिस करते हैं, अब तो नहीं होते कॉन्सर्ट्स? नहीं, अभी तो कोविड की वजह से नहीं हो रहे, मगर लास्ट ईयर हैरान कौन बात है, जब जब लॉकडाउन खत्म हुआ कुछ अरसे के लिए, यानी एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए नरमी आई थोड़ी, तो उसमें कॉन्सर्ट हो गए। तो पिछले साल मैंने जब से मैंने म्यूजिक शुरू की है, मैंने बहुत कोई 12-15 कॉन्सर्ट किए हुए हैं, यानी फिर भी हुए हैं। अब भी कॉन्सर्ट होते हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन आप देखें खुलना शुरू हुआ है, नरमी आई है, तो वापस से प्लान शुरू हो गए। लोगों के पास एक्टिविटी कुछ नहीं है, लोग घरों के अंदर बंद ना आ गए। बिल्कुल, लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ है, पहली दफा दुनिया में किसी ने ये रुख देखा नहीं दुनिया का, बिल्कुल कि हवाओं में जहाज नीचे खड़े हुए हैं, लोग घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते, किसी चीज को छू नहीं सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते, मास्क पहना हुआ है लोगों ने, सैनिटाइज हाथ में, लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, वो पागल ही लग रहे हैं लोग सब। तो ये वक्त है, इंशाअल्लाह ताला कट जाएगा, और कट गया है। पूरी दुनिया देखने माशाल्लाह खुलना शुरू हो गई है, अमेरिका खुलना शुरू हो गया है, इंग्लैंड खुल गया है, पाकिस्तान तो खुला हुआ ही है शुरू से। पाकिस्तानी करते ही नहीं है, कोविड को लिफ्ट ही नहीं कराई पाकिस्तान के लोगों ने, मगर लोगों को लगा बहुत से हमारे दोस्त प्यारे हमारे साथी चले गए। बड़ा अफसोस है उसका, कि देखिए जिंदगी से कीमती चीज कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्तबा दी है। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि इसकी हिफाजत जरूर करें, होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे, मगर आप खुद हिफाजत जरूर करें। अगर ऐसी वबा आई है तो थोड़ा सा एहतियात करें। आपकी वजह से हो सकता है, अगर मुझे कोविड की उस पोजीशन में आ गया तो मैं दूसरों को बचा सकता हूँ, और लोग बच सकते हैं। मैं मस्जिद जाता हूँ, जुमे को कभी कभी मिस कर देता हूँ, इसलिए कि कभी मैं फील करता हूँ तबीयत सही नहीं है, जबकि दूसरे दिन ठीक हो जाती है, मैं मस्जिद जाता नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ कोविड की कुछ शिकायत हो, कोरोना हो गया हो, तो मैं किसी और को ना लगा दूं। तो यही होता है कि हाँ, आप एहतियात करें। जी सर, तो अब हम आ जाते हैं अपने लिस्टर्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरे पास सवाल है ये वसीम तबस्सुम साहब का है आपके लिए, और इन्होंने एक सवाल तो वो किया था जिसका आपने जवाब दे दिया है कि हैदराबाद से जब कराची आए थे तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और इनका जो सवाल है वो मेरा भी सवाल है कि पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले आप काफी सेहतमंद हुआ करते थे, फिर हमने देखा माशाल्लाह से आपने खुद को फिट किया, बिल्कुल एकदम से लुक चेंज की, और इस वक्त माशाल्लाह से मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1980 से अपने करियर का आगाज किया था और इतने फिट हमें नजर आते हो। तो एक तो इन्होंने इसका राज जानना चाहा आपसे, और पूछा है कि कैसे ख्याल आया था कि अब मुझे अपना बिल्कुल लुक चेंज करना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें तो कोई जिंदगी में आपके ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको करना पड़ता है। एक जमाना था, और क्योंकि मेरे बड़े बाल, मैंने स्टाइल दिया था शुरू में, किसी भी सिंगर के बड़े बाल होते नहीं थे। बिल्कुल। तो जो चीजें मैं गिनवा रहा था आपको क्या क्या नई नई, उसमें एक ये भी था। तो
अब वो बड़े बाल थे, अब उसके अंदर ये था कि लोग जो है ना, वो अजीब से वो करते थे, यार इतने बड़े-बड़े बाल, ये अजीब-सा कुछ लग रहा है। मगर मुझे मालूम था एक वक़्त आएगा कि ये स्टाइल बन जाएगा, तो वही हुँ, हुआ हुँ, कि स्टाइल बना, लोगों ने इसको कॉपी किया, बहुत सारे, कॉपी तो नहीं कहूँगा, बुरा लफ्ज़ हो जाता है, कि हम भी बहुत सारी चीज़ें किसी को देख के शुरू करते हैं, तो लोगों ने फिर ये शुरुआत हो गई। तो बड़े बाल, फिर वो वही एक एक ज़माने में पीटीवी पे पाबंदी लग गई थी। अच्छा, हाँ, पता नहीं क्या चीज़ हुई थी, उन्होंने कहा था जी जितने भी जिन-जिन सिंगर्स के बड़े बाल हैं वो ज़माना ऐसा था कि हिल के नहीं गा सकते, टीवी पे डांस नहीं कर सकते। हुँ, अब डांस क्या होता था, अब परफ़ॉर्मेंस होती थी, हल्का-हल्का हिलते थे, कह रहे ये भी नहीं कर हुँ, सकते। बाल कट गए, फिर बाल कट गए, वो जो मेरी फैटी लुक थी ना, वो अजीब-सी लगने लगी। तो फिर मैंने वेट कम किया। सही, वेट कम किया तो वो एक नई-सी चीज़ हो गई, न न्यू लुक हो गई। हुँ, तो फिर हमने म्यूज़िक भी नया किया, तो मेरे हो उसको शूट किया। तो लोगों के लिए फिर मुझे मज़ा, जब चीज़ का आप देखते हैं कि रिज़ल्ट आए, हुँ, तो फिर आप उसको और अच्छा करते रहते हैं। तो हुँ, फिर वो वार्डरोब चेंज कर लिया अपना। अच्छा, मेरे में ये चीज़ रही है कि कभी-कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप अपनी उम्र के साथ आप अपना गेटअप करें, उम्र के साथ कपड़े पहनें। हुँ, देखिए, किसी भी चीज़ का एक एज फैक्टर तो होता ही होता है। हुँ, एक वाहिद चीज़ है, आप इसको रोक नहीं सकते, मगर इसको थोड़ा-सा खूबसूरत बना सकते हैं आप इसको, हुँ, इस उम्र के हिस्से को। हुँ, तो खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें करके कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ करें आप अपने आप को मेंटेन करें, कि मेहनत होती है थोड़ी-सी ना, वक़्त निकालें, चीज़ों को देख-भाल के खाएँ, कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना है। जो चीज़ें आपको डैमेज करती हों, उनसे आप एहतियात करें। और एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, तो वॉक ज़रूर करें, 1 घंटा। हुँ। 1 घंटा अपने लिए निकालें, सर आपका क्या क्योंकि फिर रूटीन है? क्योंकि आपकी अगर मैं किसी को भी तस्वीर दिखाऊँ ना और मैं उससे पूछूँ हाँ, कि इनकी क्या एज है, तो लोगों का जवाब होता है कि 30 टू 35 होंगे और माशाल्लाह से आपने 80s से अपना करियर स्टार्ट किया है। तो आपको जी, जी। 30-35 से ज़्यादा कोई नहीं समझता आज तक। आपकी मतलब फिटनेस माशाल्लाह से आपकी स्किन हर चीज़ मतलब जो है ना वो यही बताती है कि आप 30-35 के हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सर ये क्या राज़ है? मतलब मैं जानना चाहूँगी आपकी डाइट रूटीन भी, आपकी फिटनेस रूटीन, कितनी एक्सरसाइज करते हैं दिन में? मेरे जो दोस्त हैं ना, वो मज़ाक में, मैं भी उनको कहता हूँ, मैंने कहा इस हिस्से में ना मैंने रातें निकाल दी हैं अपनी ज़िंदगी की। तो 30-35 आ गया हूँ। तो जब सज़ा होती है ना किसी को, तो हुँ। रातें निकल जाती हैं उसकी, तो वो काउंट होती है। 14 साल किसी को सज़ा हुई है, तो रातें निकाल दें तो 7 साल में बाहर आ जाता है। तो ये खैर मज़ाक था। मेरी इसका कोई बहुत ख़ास एहतमाम नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे बने हुए होते हैं कि वो उनका चेहरा ऐसा होता है कि वो थोड़ा-सा देर में उन पे बुढ़ापा आता है। ऐसे हुँ, बहुत बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं हूँ अकेला, हुँ, मगर बहुत सारे लोग अपना ख़्याल नहीं करते। मैं तो अपना थोड़ा ख़्याल कर लेता हूँ, क्योंकि शोबिज़ में हैं, हुँ, और वार्डरोब वग़ैरह से भी फ़र्क पड़ जाता है। थोड़ी-सी स्टाइलिंग कर लें अपनी, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनसे फ़र्क करके बड़ी एक चीज़ बन जाती है। हुँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह भी मैं बोलता हूँ कि माशाल्लाह, अच्छा, मेरे में एक चीज़ है, एक तो माशाअल्लाह काफ़ी अरसे से अल्लाह पाक ने नमाज़ का मुझे पाबंद बनाया है। तो माशाल्लाह। नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान सुनता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जो अल्लाह के हुक्म में आती हैं कि जी ये करना है, जो आप कर सकते हैं, हुँ, जो हमें करना चाहिए, और इसका रिटर्न अल्लाह पाक के यहाँ तो मिलेगा आपको, जिसका बेशक, वादा है। और अल्लाह का वादा जब हो, तो वो कैसा वादा हो, हुँ, वो मिल के रहेगा वो इंशाअल्लाह ताला। बेशक, मगर अल्लाह दुनिया में भी करम करते हैं। कुछ चीज़ें अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकता ना, उसके लिए अच्छा सोचूँ ज़रूर। हुँ, मगर हम बिल्कुल, अब इतने नेगेटिव उस पे चले गए हैं कि हम किसी के लिए अच्छा सोचते नहीं। कोई अगर किसी तरक्की पर जा रहा है, दोस्त या फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार या कोई बेचारा इतने नीचे से आके वो उसको अल्लाह पाक ने कोई मकाम दे दिया है, तो हम हुँ, उससे खुश नहीं होते। हुँ, मैं भी अशफाक साहब की एक बात सुन रहा था, पढ़ रहा था कहीं, अशफाक अहमद साहब की। मैं उनकी बातें पढ़ते रहता हूँ, वो सीखने को मिलता है। हुँ, यानी कि कोई भी अच्छी बात हो वो पढ़ें और उसको सुनें, सीखने को मिलेगा। हुँ, किसी सवाल हुआ कि सर हसद क्या है? हुँ, तो अशफाक साहब ने उसको जवाब दिया कि हसद अल्लाह की तक़सीम से इख्तिलाफ़ करना। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। यानी
हाँ, कितनी बात मुझे यहाँ लगी, बिल्कुल। यानी वो कितना गुनाहगार इंसान होगा कि अल्लाह पाक किसी को नवाजना चाह रहे हैं हम्म, और वो उससे जल रहे गए, तो इसका मकसद अल्लाह का फैसला गलत था। अल्लाह ने उसको अता किया, गलत किया। हम्म, तो अल्लाह की जो तकसीम है ना, हर एक को तकसीम कर रहे हैं। अगर आप ये सोच लें, इस टाइम इस कोरोना ने कुछ चीजें सिखाई हो या ना सिखाई हो, हम्म, एक चीज इंसान को सीख जाना चाहिए कि जो ये सांस हम मुफ्त में लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन, हम्म, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, यानी बेशक। इसकी हमें कदर ही नहीं। हम्म, यानी हम सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं अंदर बाहर, ये कितनी कीमती चीज है। लोगों ने एक एक सांस के लिए लाखों करोड़ों अपनी पूरा सब कुछ बेच दिया कि इसको बेशक। सांस मिल जाए। ऑक्सीजन पे चले गए हॉस्पिटल के अंदर लोग, कोविड में यही हुआ है ना, हम्म, ऑक्सीजन का मसला हुआ है लोगों को। बिल्कुल और बिल्कुल। वेंट पे चले गए, वेंटिलेटर नहीं है, वेंट पे हम्म, चले गए फिर भी नहीं बच सके, लोगों की जमा पूंजी बिक गई, सब कुछ हो गया, मगर वो सांस नहीं ले सके। हम्म, आपने पूरी जिंदगी कमाते रहे, जमा करते रहे, इतना सर आपका माइक म्यूट हुआ है। इतना कुछ बना लिया आपने और आप सांस नहीं ले सके, यानी हम्म, मुफ्त की सांस। सर फिर म्यूट। तो अब की ये, इसलिए मुझे तो इसकी कदर हो गई है कि हम्म, अल्लाह की नेमतों की। जब अल्लाह, आप ये सोच लेंगे ना, लोग कहते हैं यार मेरे पास, कि आपको वो कॉल आई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं आपको ये? नहीं। जी सर। हाँ वो क्योंकि, हाँ तो यानी सर आपकी जो तो ये पॉजिटिव अप्रोच है, ये चेहरे पे हाँ इसका असर है, इसकी बिल्कुल वजह से आता आप ही आता माशाल्लाह है। से। हम्म, हाँ ये भी कह सकते हैं, और भी दूसरी चीजें होती हैं कि, मगर ये होता है। हम्म। आप कोई चीज आपकी जिंदगी में हुई है तो अल्लाह ने आपको कुछ चीजें, अगर आप इससे ना सीखें, ये सवाल मुझसे तो मैंने बहुत तो सारे लोगों ने कहा था कि सलीम जावेद हाँ साहब का जब इंटरव्यू होगा तो ये बात जरूर पूछनी है कि उनकी फिटनेस का राज क्या है। तो उसके पीछे एक तो ये है। हाँ कोई देखें, मैं बहुत सारी चीजें तो मैंने कहा कि एक तो थोड़ी सी मैं एहतियात करता हूँ खाने पीने में, वॉक करता हूँ। फिर कुछ लोगों को अल्लाह बनाते ऐसा है कि उन देर से उनको बुढ़ापा आता है, यानी एज तो आ जाती है उनकी, मगर हम्म, बुढ़ापा उन पे देर से आता है। तो हम्म, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो करते रहें, खुश रहें, दोस्तों में रहें, अपने हम्म, फैमिली को भी खुश रहें, टेंशन में ना रहें। हम्म, तो सही। फिक्र गम जो है ना, जी। वो आपको बूढ़ा कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे, आज का दिन है, अब मैं कल की फिक्र कर रहा हूँ, हम्म, मैं एक महीने बाद की, एक साल के बाद की फिक्र आज से कर रहा हूँ हम्म, और परेशान, तो मैंने अपना आज भी खराब कर दिया। बिल्कुल। यानी एक साल तक तो पता नहीं मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, मगर आज के दिन को क्यों खराब कर रहा हूँ? हम्म, मेरे पास जो एक साल से पहले दिन है, जो हम्म, एक साल से पहले की जिंदगी, उसको मैं क्यों खराब करूँ? बिल्कुल तो सर। खुश रहें, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएं और आप सही रहेंगे। मुश्किलें देखें, इंसान है, हम्म, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, वो टेंशन में भी आता है, फिक्र भी करता है, माशी तौर पे भी फिक्र करता है ना, फैमिली की फिक्र करता है। और हालात इतने मुश्किल हैं, कोई भी चीज़ आपके लिए आसान नहीं। हम्म, तो खुश रहें बस, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम्म, यानी अल्लाह पाक शुक्र अदा करने वालों की नेमतें बढ़ा देते हैं। बेशक सर। अच्छा, अमरजीत सिंह इंडिया से इनका ताल्लुक है, उन्होंने आपसे पूछा है कोई फूड आइटम जो आप अवॉइड करते हो कि गला खराब हो जाएगा, कोई ऐसी चीज है? हाँ, मैं खट्टी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, जिसमें भी खटास होगी, हम्म, और ठंडा पानी, वो अवॉइड करता हूँ। ठंडा पानी तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, हम्म, तो डॉक्टर्स सही, कहते हैं कि आपकी हेल्थ को डैमेज ही वो करता है ठंडा पानी। और सही। हम जितने भी एशियन लोग हैं, यानी देसी लोग, वो ठंडा पानी के बगैर रहते नहीं। और अवॉइड करता हूँ मैं, खाने के बाद पानी ना पी। सही, सुन्नत सही। भी है ये हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, की। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ कि खाने के देर बाद पानी, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद पानी पी लें। कोशिश करें, लोगों को प्यास लगती है, थोड़ा सा पी लें, हल्का सा। हम्म, तो छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में लाएंगे ना, तो सही हो जाएगा। सही सर। अच्छा, असमत आफरीदी साहब का सवाल है, इन्होंने पूछा है कि आप हमारे बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हर चीज से नवाजा है, खूबसूरत शक्ल से, खूबसूरत आवाज से, और आपने एक बहुत ही बेहतरीन टाइम देखा है जो आपका करियर का था। आपने बड़े हम्म, लेजेंड्स के साथ काम किया, सज्जाद अली, अली हैदर वगैरह के साथ। तो इस हम्म, वक्त की हम्म। म्यूजिक इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं?
देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना थोड़ी सी मुश्किल में है। पहले तो सारे लोग काम करते थे ना, अब कुछ काम जो है, बात तो अजीब सी है, बुरी सी लगेगी शायद कुछ लोगों को, अब कुछ चंद लोगों के हाथ में आ गया है हम्म। काम, एक दो लोगों के हाथ। वो ये चाहते हैं कि जी हम जो सुना रहे हैं वही सुन। पहले ये होता था कि जिसको जो आता है वो म्यूजिक करता है। तो अब थोड़ी सी मुश्किल भी है इंडस्ट्री, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, पहुंच से दूर हो गई हैं। तो लोग अनप्लग पे चले गए। पहले वीडियो बनाते थे, पैसे खर्च करते थे, कॉन्सर्ट बहुत होते थे। अब कॉन्सर्ट अभी भी होते हैं, मगर वो महदूद हो गए। लोगों के पास मुख्तलिफ चीजें हो गई, जैसे कोविड आ गया, कुछ और चीज आ गई दुनिया के अंदर, अजीब हालात हो गए। माशी तौर पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहा। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान म्यूजिक, क्योंकि एक तो मुल्क हमारा छोटा है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं, मगर म्यूजिशियन बहुत है, सिंगर्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत है। तो अब जाहिर सी बात है कि हम कितना, एक जैसे मूवी बनती है हमारी, तो 4 सूबे हमारे, अगर हम अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, इंग्लिश म्यूजिक को सुने, इंग्लिश मूवीज को देखें, तो वो पूरी दुनिया में लॉन्च होती है। हाँ, तो हमारी ये इसलिए वो थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, मगर आई एम श्योर के मुझे यकीन है अल्लाह से भी, और ये कोविड जाएगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे हालात, बेहतर होगा, क्योंकि लोग इतने घुट गए। अब लोग चाहते हैं कि कोई बाहर एक्टिविटी हो, कॉन्सर्ट हो, म्यूजिक सुने हम और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। बिल्कुल सर, शुरुआत हो गई है। जबरदस्त सर, इंशाल्लाह ताला यही ऐसा ही होगा। अंबर वहीद का आपके लिए सवाल, इन्होंने सबसे पहले सलाम कहा है, आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और इन्होंने आपसे पूछा है कि आपको अपना कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा लगता है? वालेकुम सलाम। मुझे तो सारे ये बहुत मुश्किल है, ये सवाल हो जाता है कि ये और मुश्किल हो जाता, मगर एक बताना पड़ता है। मुझे कुछ जैसे जिस दिन से देखा है तुमको सनम, ये अच्छा लगता है। जुगनी अच्छी लगती है। एक मेरा गाना था बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, मेरे दिल को डुबोए जाए, ये मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक गाना मैंने किया था, मेरे हानिया दिलो मंजा मेरी बन जा, ये मुझे अच्छा लगता है। कोई करके बहाना सानू मिल माई वे, ये इंडिया में भी कॉपी हुआ है, आशा भोसले साहब ने गाया, आशा जी ने गाया, मेरे ख्याल में, हाँ आशा जी ने गाया, ठीक है। तो अपने गाने मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, पर ये गाने जो हैं ये अच्छे हैं, क्योंकि 20 साल हो गए इस गाने को, तुम मेरे हो को 21 साल, और आज तक ये लोगों को सुनते हैं लोग इस गाने को। बिल्कुल, तो इसका एक वर्जन हमने बना के रखा हुआ है, अभी लॉन्च करेंगे थोड़ी देर में। चलें, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। जाहिद हसन बलोच ने आपसे उस बलोची सॉन्ग की फरमाइश की हुई है, तो एक बलोची सॉन्ग। अच्छा, वो लैला लैला का मैंने जिक्र किया था, और क्योंकि बलूची मैंने कहा ना कि ट्रेंड सेट मैंने किया था, तो अब मुख्तलिफ लोग बलूची गाने करते हैं जी। तो मैं कुछ उनकी मोहब्बत के लिए, बलूचिस्तान के दोस्तों के लिए, हमारे उनके लिए 2 लाइनें सुना देता हूँ। जी सर। लैला ओ लैला ब्यतर बरा सैला मिजाजी के, लैला मिजाजी के, लैला मिजाजी के, लैला लैला वो लैला ब्यतर बरा सैला मिजाजी के, लैला मिजाजी के, लैला मिजाजी के, लैला। बलोची म्यूजिक की जो एक खास बात होती है ना, वो होती है उसका म्यूजिक, उसकी साउंड, वो जो दादरा बीट होती है ना, जी जी, वो असल इसकी खूबसूरती होती है। तो जब तक वो, वैसे तो भी मैंने सुना दिया उनकी मोहब्बत में, मगर बलूची गाना लगता ही बीट के साथ अच्छा है। जब इसकी रिदम आती है ना, वो उसमें मजा देता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब एक हमारा सेगमेंट मेरे प्रोग्राम का नाम है दिल चाहता है, और मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी दिल चाहता है के हवाले से, कि अगर आपका करियर, आपको मौका मिले दोबारा शुरू करने का, तो इस बार आपका क्या दिल चाहेगा? कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गिल्ट कि आप चाहते हो कि अब मैं शुरू करूं तो दोबारा ये ना दोहराऊं? देखिए, मेरा करियर इस जिंदगी में 2-3 दफा शुरू दोबारा हुआ है। यानी ऐसी एक मरतबा एक कॉन्सर्ट में, पता नहीं तो लोग भूल गए होंगे, मगर जो पुराने लोग हैं उनको याद है। शुरुआत में जब मेरी एल्बम हिट हुई, बहुत लोग सुनने लगे, गली गली कैसेट्स बजती थी।
कॉन्सर्ट कॉलेज के अंदर हमेशा से होते हैं। तो एक कॉन्सर्ट था उर्दू आर्ट्स कॉलेज कराची के अंदर 1987 में, और एंड ऑफ 87 नवंबर 7 नवंबर, हाँ। तो मुझे उस कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा था, मुझे एक गोली लग गई, यानी फायर हुआ, मुझे लगा। तो मैं बहुत, जाहिर सी बात है, पेट में मुझे वो गोली लगी थी, तो मैं गिर गया। फिर वो उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए, बराबर में सिविल हॉस्पिटल था बिल्कुल उसके कॉलेज के साथ ही। तो वो उन्होंने कोशिश की कि यहाँ ही ले जाए। तो वो हुआ, मैं दोबारा से काफ़ी दिन जाहिर सी बात है म्यूज़िक नहीं कर सका। तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, और फिर उसके बाद एक वापस से शुरू की। फिर मैंने 88 के अंदर अपनी एक एल्बम थी मेरी, न्यू लाइफ, जिसमें एक गाना था रक्स में सारे जहां सारा जहां। वो भी इंडियन मूवी में कॉपी हुआ है। साजन कोई फिल्म थी, क्या थी, संजय दत्त साहब पे, और फिर वो पिक्चराइज हुआ, उन्होंने डांडिया शक्ल में सेम यही धुन, बोल भी यही लिए थे। फिर लाइफ शुरू हुई, फिर वापस से कुछ चीजें हो गई, फिर मेरा वेट इतना बढ़ गया, मेरी साउंड अजीब सी खराब होने लगी। तो फिर दोबारा से जिंदगी शुरू हुई तुम मेरे हो से, न्यू लुक के साथ। तो मुझे तो ये चीजें मिल चुकी हैं, और मैंने इतनी साउंड कर ली है, इतनी म्यूजिक शायद ही पाकिस्तान में इतना अरसा किसी ने स्टे किया हो किसी जगह पर जाके। आज भी मैं कॉन्सर्ट करता हूँ, और उसी एनर्जी के साथ करते हैं माशाल्लाह से। हाँ, शुक्र है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ताकत दी। बिल्कुल सही। सर, कोई ऐसा म्यूजिशियन, कोई ऐसा कंपोजर जिसका गाना करने का दिल चाहता हो, या कोई ऐसा म्यूजिक टाइप, कोई जेनरे जो आपने अभी तक नहीं गाया और आप गाना चाहते हो वैसा? मैं थोड़ा सा वैसे तो तकरीबन म्यूजिक मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। अभी कुछ म्यूजिक मैंने की भी है, पूरी एल्बम कंप्लीट रिकॉर्ड करके रखी हुई। एल्बम का दौर खत्म हो गया, गाने रिकॉर्डेड सारे रिकॉर्ड हुए में गाने, और एयरबाई से मेरा एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि एल्बम लॉन्च करेंगे, मगर एल्बम कहाँ लॉन्च करेंगे, अब इसको डिजिटल नेटवर्क पे लॉन्च करेंगे हम उसको। अब सिंगल करके एक गाना लॉन्च होगा। तो उसमें बहुत सारे एक दो एक्सपेरिमेंट भी किए मैंने। R&B म्यूजिक है, हिप हॉप भी कर चुका हूँ, मगर हिप हॉप म्यूजिक वही है, उनकी शक्लें चेंज हो रही होती हैं, यानी बीटें वही होती हैं, मुख्तलिफ स्टाइल आ जाता है, वोकल गाने वाले चेंज हो जाते हैं, अपना वोकल स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो मैंने भी कुछ कोशिश की है, क्योंकि नए दौर के हिसाब से कुछ चीजें करूँ, तो कुछ चीजें हैं, आप सुनेंगे। चलिए, गुड सर। और सर, आपके जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या चाहते हैं, उनको किस मकाम पे देखने का आपका दिल चाहता है? देखिए, पहले तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे खुश रहें। जो नसीब में उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है, उसमें वो खुश रहें अपनी जगह। बच्चों के पास, किसी भी इंसान के पास सब कुछ आ जाए, दुनिया की हर नेमत आ जाए, और वो खुश नहीं है। सेहतमंद रहें और खुश रहें, सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरी कि बच्चे बाहर रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान में नहीं रहते, और दिल चाहता है कि पाकिस्तान में एक आध बच्चा तो साथ रहता। 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। एक बेटी 2 बेटे। हाँ, तो इंग्लैंड में रहते हैं, एक बेटा कनाडा में रहता है, 2 बच्चे अपना लंदन में हैं। छोटी बेटी जो जवीरिया प्लेस के नाम से उसका ब्लॉगर है, तो ब्लॉगर है वो वहाँ पे यूके में ना। तो आप जवेरिया प्लेस अगर लिखेंगे तो वो देख लेंगे। अभी माशाल्लाह तो 10 साल की हो गई है, और 10,000 सब्सक्राइबर भी उसके आ गए हैं। माशाल्लाह। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और लोग भी आएं, उसको लाइक करें। छोटी है, और मगर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा। वो मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाती है, लंदन में जाके मुख्तलिफ चीज़ें करती है, और मुझे पसंद है, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको देख के ना, अपने से ज़्यादा देख के उसको खुश होता हूँ। तो जिस कॉन्फिडेंस से वो शो करती है, जिस कॉन्फिडेंस से ब्लॉग करती है, मुझे अच्छा लगता है। जबरदस्त। तो आप, मतलब आपके बच्चों का है इरादा मीडिया में आने का? आपको लगता है ऐसा कि आपके बच्चे नजर आएंगे? वो एक बेटा है जो शुरू से म्यूजिक करता है, कैनेडियन आर्ट्स से, वो टोरंटो से वो पढ़ा हुआ है, और वो कनाडा में रहता है। तो इंजीनियरिंग की भी उसने, साउंड की और म्यूजिक की। वो म्यूजिक लोगों का बनाता भी, बहुत सारे लोगों का म्यूजिक वो करता है, प्रोड्यूस भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, खुद भी गाता है, खुद भी बनाता है। मेरा भी बहुत म्यूजिक, काफी म्यूजिक उसने बनाया है। सही।
ग्रेट। अच्छा सर, आखिर में कुछ एक तो मैं चाहूंगी कि मैसेज दें आप हमारे लिस्टर्स को, कुछ एक दो मेरी फरमाइशें हैं। बहुत अरसा हो गया हमने जुगनी नहीं सुना हुआ, और कोई आपका जो दिल चाह रहा हो कि आप हमारे लिस्टर्स को डेडिकेट करें, लेकिन सर जुगनी मैं जरा ज्यादा सुनना चाहूंगी आपसे। देखिए, ज्यादा अगर आप उसको ऑडियो की शक्ल में सुना दें ना कि वो ज्यादा मजा आएगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ, ये मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं गा सकता हूँ 2-4 लाइन ऐसी। जो मिसाल के तौर पे ब्यूटी जो होती है ना किसी भी मेलोडी की, यानी मैं पॉप सिंगर हूँ, पॉप गाने गाता हूँ, और वो जुगनी जो है वो फास्ट है म्यूजिक है, वो गाने आप वैसे गाएंगे ना तो इतना मजा नहीं देते कि जो साउंड के साथ जो प्रॉपर आप ये उसको तो है, सुनते हैं। ये तो है। हाँ, वो ढोल और वो म्यूजिक, वो गिटारें, तो उसकी एक अलग मजा आता है। चलिए सर, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी आपसे, और इंशाल्लाह जैसे कोविड गुजर रहा है और यहाँ पे कॉन्सर्ट्स दोबारा शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज हम कतर वालों को कभी मौका दें कि हम आपको लाइव यहाँ पे देख सकें गाते हुए। मैंने कतर के अंदर मैंने एक शो किया था 2012 में, 2012 या 13, हाँ 2012 या 13 में मैंने कॉन्सर्ट किया था कतर के अंदर। फैशन शो भी था, मैं और अली हैदर दोनों आए थे हम, और बड़ी मोहब्बत से समेटी हमने वहाँ पे आके। कतर के लोग बड़े जबरदस्त होते हैं, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं ना, देखें वो अपने आर्टिस्टों से मोहब्बत करते हैं। जब वो कोई भी आर्टिस्ट जाता है तो उसको सुनने के लिए आते हैं, उनको पाकिस्तान की यादें आ जाती हैं। जब वो हमें सुनते हैं, पाकिस्तान में सुनते थे, छोटे छोटे थे बहुत सारे लोग यंग थे, वहां जाके अब उम्र उनकी पक्की उम्र में आ गए वो लोग, तो मगर वो रिकॉल करती हैं वो चीजें सारी उनकी जब वो हमें वहां देखते हैं। तो बहुत सारे लोग मिले कतर के अंदर, उसने कहा जी हम आपको बचपन में सुनते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे हम कॉलेज में होते थे, यंग थे जब आपका म्यूजिक सुनते थे, हमारे कॉलेज में आप आए थे, आज हम तो बूढ़े हो गए और अब भी सुनने आए आपको, और मगर आप बूढ़े नहीं हुए। बिल्कुल। ये साथ जुमला कहते थे वो। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आप भी ठीक लग रहे हैं। कह रहे नहीं। मैंने कहा देखें हम शोबिज़ में है तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर लेते हैं, ख्याल करते हैं अपना। जो लोग जो है आम लाइफ में अपना ख्याल नहीं कर पाते, तो मैं ये कहता हूँ सबको, यही मैसेज है कि खूबसूरती के लिए अपने आप को स्मार्ट ना करें, अपनी सेहत के लिए अपने आप को स्मार्ट करें। जबरदस्त होता ना, बहुत सारे लोग यार खूबसूरत लगेंगे, खूबसूरती जहन में रखें, हेल्दी हों, और इम्यून सिस्टम जिनका अच्छा है, आप देखें इस कोविड में वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर था वो थोड़े बचे भी रहे, या उन पे अटैक हुआ कोरोना का तो वो जल्दी निकल आए उससे। ऐसे बहुत सारे लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था वो हमसे जुदा भी हुए, बहुत सारे लोग जिनका अफसोस बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को सेट करें, आगे चीजें मुश्किल हैं क्योंकि हेल्थ, हम लोग बैठने के आदी होते हैं। हमारे पास जब से ये यूट्यूब और ये फेसबुक और ये बहुत सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज तो हैं, चीजें बहुत आसान हो गई है, मजा भी आता है, मगर हम इन चीजों के, आपने देखा 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे लोग उस जगह से हिलते नहीं। कहीं अगर आप मिलने भी किसी से जा रहे हैं तो आप अगर उससे 2 घंटे के लिए उसके घर पे गए तो आप 1.5 घंटा फोन पे लगे हुए होते हैं। तो हमने अपनी लाइफ खराब कर दी है। तो कोशिश करें कि हेल्दी लाइफ गुजारें, हेल्दी रहें, और पानी पिए अपनी जिंदगी के अंदर, और अच्छी चीजें करें, पॉजिटिव रहें। जबरदस्त। अच्छा सोचें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, और अच्छा सोचेंगे ना वो चीज फिर आपके पास से गुजर के उसके पास जाएगी। सही सर, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैसेज। हाँ, अच्छा सोचने का तो, जब अच्छा सोचते हैं तो आपसे गुजरती है ना वो चीज, बाद में वहां जाती है जिसके लिए आप अच्छा सोचते हैं, पहले वो चीज आपको मिलती है। बिल्कुल, तो यही बहुत जबरदस्त मैसेज है। और सर कोई एक गाना कतर वालों के नाम, अगर थोड़ा सा जुगनी भी हो जाए उसके साथ, और एक अपनी पसंद। चले मैं दो लाइनें जुगनी इसकी सुना देता हूँ अभी ना। जी जुगनी, ठीक है। मैं अली पाक की मामुदा में विरद करा दम उड़वे तजल्ले नूर दे चूक तेरे शबनम, मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी दूर होवे सब गम ते मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी सजना दी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय सोने आ तेरी जुगनी, मौला वाले आ तेरी जुगनी। जबरदस्त।
कतर कभी आना हुआ तो कतर वालों के लिए इंशाल्लाह ताला वहाँ पे पूरे साउंड म्यूजिक के ढोल के साथ सुनाएंगे इसको, बिल्कुल ताकि सर, ज्यादा मतलब मजा आए। बहुत मजा आता है। और ये वाला गाना मैं कह रही थी ना कि जुगनी हमने आपके साथ आवाजें मिला मिला के चीख चीख के गाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह फिर आप जब आएंगे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो एक दफा इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ आवाजें मिलाने की कोशिश करेंगे अपनी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए बहुत ही, मतलब आप जैसे लोग हमारा सरमाया है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत लंबी उम्र दे, सेहत के साथ आप आमीन इसी तरीके से आमीन। हमें एंटरटेन करते रहे। हमारे बचपन को बहुत खूबसूरत बनाया आपने। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं, और वही रिक्वेस्ट भी है कि कतर जरूर आइएगा। बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो थैंक यू मैं सर। कहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं तो वो वहाँ पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें, तो बात ताकि हम आए वहाँ पे, इंशाल्लाह मिले भी इंशाल्लाह सर। लोगों से और अपनी साउंड अपने म्यूजिक को सुनाए लोगों इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह फिर बात होती को। है आपसे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, टेक अल्लाह केयर। हाफिज।